नमस्कार दर्शकों, मीट द मीडिया के एक और नए ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको वरिष्ठ पत्रकारों से आपकी मुलाकात कराते हैं, साथ ही उनके करियर के बारे में, मीडिया जगत की चुनौतियों के बारे में, उनके संस्मरणों के बारे में और तमाम पत्रकारिता से जुड़े हुए विषयों पर हम उनसे बात करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शहर की वरिष्ठ पत्रकार पल्लवी वाघेला से। पल्लवी वर्तमान में पीपल समाचार में कार्यरत हैं और लगभग उनको इस क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है। तो पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि हमारा इस एपिसोड जो हम करते हैं, शुरुआत में हम अभी इस दौर में जो काम कर रहे हैं वो पत्रकारों का परिचय ले रहे हैं और उनका एक ओवरव्यू हम हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, ताकि जो हमारे ऑडियंस है वो ये जान सके कि जिन पत्रकारों को हम अखबारों में पढ़ रहे हैं या मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि किस तरह की है, किस तरह की उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, किस तरह का उनका कार्य करने का अनुभव है। तो इन सारी जानकारियों को लेने के लिए हम इस तरह के अभी जो शुरुआती एपिसोड्स हैं वो बना रहे हैं। तो इस कड़ी में हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका शैक्षिक बैकग्राउंड क्या है। सर, मैं अलीराजपुर ज़िले से, मतलब प्रॉपर प्लेस, मेरा नेटिव प्लेस अलीराजपुर है। तो वहीं से मेरा स्कूलिंग हुआ जी। और उसके बाद में ग्रेजुएशन के लिए मैं इंदौर आई, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में फिर मैं वापस चली गई थी अलीराजपुर। और उस वक्त मतलब जाते ही एक अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए मिली मुझे, नवोदय विद्यालय में काम करने का मौका मिला। बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा वक्त था वो जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी छोटी सिस्टर को स्टडीज़ के लिए इंदौर आना था, और एक होता है ना, घर का छोटा बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। तो ये हुआ कि चलो एक साल में उसके साथ जाती हूँ, क्योंकि मैं इंदौर में रही हूँ। जब आई तो समझ नहीं आया कि एक साल क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में गए, वहीं पर दिखा जर्नलिज्म के कोर्स का, वहाँ पे उसके लिए भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो सोचा कि ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लिखने पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। तो बस फॉर्म भर दिया और बहुत लिमिटेड सीट्स थी, लेकिन सिलेक्शन हो गया। और इस तरीके से एकदम से, मतलब पूरा कहना चाहिए कि ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल गई। जी। तो ये अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी। जी। तो आपने वहाँ कितने साल पढ़ाई की? जी, मैंने सर, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो मैंने बीजे का 1 ईयर का कोर्स किया और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। टॉप किया था मैंने अपने ईयर में यूनिवर्सिटी। हाँ। तो बस उसके बाद में उसी दौरान कुछ साथ साथ काम भी शुरू कर दिया था। जी। तो आपकी अगर करियर की यात्रा देखें, तो आपने जब ये कोर्स किया, इसके बाद आपने कहीं अप्लाई किया या किस तरह से आप इस क्षेत्र में आई? सर, जैसे कि होता है, उस वक्त इंदौर में तो मेनली 2 ही न्यूज़पेपर थे, दैनिक भास्कर और नई दुनिया, है ना। तो उसके अलावा वहाँ पर उस वक्त इतने कोई बड़े हिंदी के उसमें नहीं थे न्यूज़पेपर, छोटे मोटे तो कहीं थे। तो दैनिक भास्कर से आए थी टीम, और उनका ये था कि उन्होंने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया था, और एज ए ट्रेनी हम उसी वक्त अपने कोर्स के साथ साथ मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई वहाँ रहते हुए कि भाई, जब आपके पास 2 ही विकल्प हैं तो आप एक बंध जाते हो कहीं ना कहीं। तो फिर ये लगा कि कहीं और जाके करना चाहिए, तो भोपाल दिमाग में आया। उसी वक्त भोपाल में कुछ नए मीडिया हाउसेस की एंट्री भी हुई थी 2005 के आसपास। तो बस भोपाल आ गई। भोपाल से कैसा रिश्ता रहा आपका? मतलब कहाँ, अलीराजपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल? सर, यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये एक तरीके से बहुत कोइंसिडेंस कह लें, या मतलब सोचा ही नहीं था कभी कि मैं भोपाल आऊँगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार भोपाल जॉब करने के लिए ही आई थी। उसके पहले मैं कभी घूमने फिरने के लिए भी भोपाल नहीं आई थी। और कुछ इंदौर के लिंक्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे वो थे यहाँ पर भोपाल में, उनकी थोड़ी मदद मिली। रविंद्र भजनी जी हैं, तो उनका था, खान आशू थे, ये 1-2 लोग थे जिन्होंने फिर यहाँ पर बताया कि भाई राज एक्सप्रेस आया था उस वक्त, दैनिक जागरण था, दैनिक भास्कर था, काफ़ी सारे ऑप्शन थे। दैनिक जागरण से फिर मैंने शुरू किया। तो दैनिक जागरण में क्या भूमिका निभाई आपने? वहाँ किस तरह की जिम्मेदारी आपके पास थी? क्योंकि बिल्कुल नई थी मैं, उस वक्त ट्रेनी ही थी, तो पुल आउट उसी वक्त नया कॉन्सेप्ट आया था पुल आउट का। उसके पहले पुल आउट के बारे में तो थोड़ा दर्शकों को बता दें कि पुल आउट क्या होते हैं। पुल आउट आप जो फैशन है और इस तरीके जो सेगमेंट है, जो सॉफ्ट, एक तरीके से एक उस वक्त वो आया था कि एक टीजी यानी कि एक टारगेट ग्रुप था जो हाई सोसाइटी है, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन और
और वो सब चीज़ें हम उसमें कवर करते थे, या सिटी की कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती थी जी। सामान्य तौर पर ये संडे के दिन जो प्रकाशित होने वाले अंक होते हैं जो अलग से जी, वो अब डेली उसमें आने लगे थे। जी। तो एक पेज उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। तो उसी में शुरुआत हुई, कई सारी सेलिब्रिटीज़ से बात करने का उस दौरान मौका मिला। और उसके अलावा उस वक्त जितने भी भोपाल की जो नया नया फूड कल्चर था वो हम लोगों के सामने लेकर के आए। इस तरीके से चीज़ें शुरू हुई। जी। तो फिर दैनिक जागरण के बाद फिर आपने मतलब आगे की यात्रा कैसे जारी रखी, कहाँ आपने आगे काम किया? उसके बाद में वहीं रहते हुए लाइफ पार्टनर से मुलाकात हुई। और वो कहीं ना कहीं गुरु भी हैं मेरे, तो अमिताभ बुधोलिया जी, तो उनसे मुलाकात हुई, शादी हुई। और उसके बाद में 2009 तक मैंने वहीं किया दैनिक जागरण में काम। उसके बाद में फिर एक थोड़ा सा बच्ची का मेरे बर्थ हुआ और एक ब्रेक तरह का तो नहीं कह सकती, क्योंकि उस वक्त लगातार मैं फ्रीलांस काम करती रही। एलन स्टार वीकली न्यूज़पेपर शुरू हुआ था, उसमें मैं रेगुलरली लिख रही थी। और उसके अलावा भी कई सारी मैगजीन्स के लिए आर्टिकल और वो सब चीज़ें कंटिन्यू चलती रही। लेकिन फिर जो है 2014 से मैंने वापस शुरुआत की मेन स्ट्रीम में और पीपल समाचार ज्वाइन किया। जी। तो हम पीपल समाचार से थोड़ा पीछे ले जाते हैं आपको, क्योंकि दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि आपके जो पतिदेव हैं अमिताभ बुधोलिया जी, वो काफ़ी सारी प्रतिभाओं के धनी हैं। तो हम चाहेंगे आप खुद अपने मुंह से बताएं कि किन किन योग्यताओं को वो रखते हैं और किस तरह के काम उनके हैं। जी, वो पत्रकार तो है ही, साथ ही साथ वो राइटर है, फिल्म मेकिंग में भी वो काम कर रहे हैं लगातार। कॉमेडी और व्यंग और इस तरह के जो सेगमेंट्स हैं उस पर बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, तो वो लगातार कर रहे हैं। और वर्तमान में वो पीपल समाचार में ही डिजिटल हेड के रूप में जुड़े हुए हैं। दर्शकों, अब इसके बाद हम जाएं पल्लवी से आगे की बात करेंगे कि अब जब वो पीपल समाचार में 2014 में आई, तो उसके बाद से उनकी किस तरह की भूमिकाएं रहीं, किस तरह के काम उनको नए नए तरीके के करने को मिले, तो उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, पीपल समाचार में आने का एक मतलब कहना चाहिए सबसे बड़ा शायद फ़ायदा कहूँ कि एक लेडी बॉस जब आपकी होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें मतलब एक अलग लेवल पे होती हैं। ये मैंने पीपल समाचार में आने के बाद अनुभव किया। कैप्टन रुचि विजय वर्गीय जो बॉस है मैं हमारी, तो उनके साथ पे मैंने ये देखा कि वो हर मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेती हैं। और मतलब जैसे कहना चाहिए पॉजिटिव स्टोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने बहुत पहले शुरू किया। उनका ये कहना था कि सब जगह से आप नकारात्मक चीज़ें ही कितना पढ़ेगा व्यक्ति, और कहीं ना कहीं वो पूरा मेंटल ऑरा नकारात्मक हो सकता है। उन्होंने कहा जो नकारात्मक है उसे सामने लाना ज़रूरी है, मगर हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना सही नहीं है। तो कई सारी पॉजिटिव स्टोरीज़ के लिए वो खुद भी उन्होंने भी कई सारे कॉन्सेप्ट दिए। और पहले मैं वहाँ पर भी एक संडे मैगज़ीन थी, गुड मॉर्निंग संडे, तो वो देखती थी, तो वो थोड़ा लाइफ स्टाइल पे बेस्ड थी। उसके बाद 2017 से फिर मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आई, और उसके बाद में महिला थाना हो गया, बहुत सारे जो आयोग हैं, यानी मेनली वुमन और चाइल्ड ओरिएंटेड जो भी सब्जेक्ट है उन पे मेरा फोकस हो गया। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि किसी भी सफल पत्रकार के पीछे कोई ना कोई मेंटर होता है जिनको आप अपना आदर्श मान के उनसे कुछ सीखते भी हैं और उनकी कुछ चीज़ों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। तो आपके आदर्श कौन हैं? देखिए, इतनी लंबी जर्नी है और इतने सारे कहना चाहिए लोग हैं कि शायद कहीं कोई नाम अगर चूक जाऊं तो वो मुझे माफ़ करें। लेकिन जैसे शुरुआत हुई है तो पहले तो मैं अपने बीजे में मेरे जो टीचर थे प्रेमजीत सिंह सर और सोनाली नरगुंदे मैम और रचना मैम, ये तीनों ही मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी कहना चाहिए हर तरीके से सपोर्ट दिया। क्योंकि मैं इंदौर में भी मेरी कोशिश यही थी कि मदर फादर पर ज़्यादा बर्डन ना आए, तो अपनी एजुकेशन और के साथ में कुछ वर्क करना है और इस तरीके से तो ट्यूशन्स भी ली और वो उनके सबके साथ में मैंने अपना कोर्स मैनेज किया। तो इन लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, कई सारी जगह इन्होंने बहुत हेल्प की। फिर यहाँ पर आने के बाद में रवि खरे सर जो उस वक्त हमारे पुल आउट के इंचार्ज थे और दैनिक जागरण रवि खरे जी, और उसके बाद में मृगेंद्र सिंह सर जो एडिटर थे दैनिक जागरण के,
उन लोगों ने बहुत ही मोटिवेट किया। मतलब क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि भोपाल मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था, मैं भोपाल का कोई कोना नहीं जानती थी। मतलब मैं जब पहली बार भोपाल उतरी हूँ तभी मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ का बस स्टैंड भी देखा था जी। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का बहुत सहयोग रहा, और लिखने में अमिताभ बुधोलिया जी ने बहुत मतलब गाइड किया जी। कि उन्होंने लेखनी को और तराशने में काफ़ी मदद की। और अभी वर्तमान में राजीव अग्निहोत्री जी हैं, मनीष दीक्षित जी हैं, और रुचि मैडम का मैं जिक्र कर ही चुकी हूँ। ये लोग सारे इस तरीके से हमेशा मेंटोर के रूप में साथ रहे कि जहाँ भी कहीं ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि एज ए वुमन आप कहीं आपको ये लगने लगता है कि अब नहीं होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, पुश किया ताकि बेटर कर सकूं। जी, चलिएगा, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह की पत्रकारिता आप कर रही हैं, ख़ास तौर से आप महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस आप देखती हैं, किस तरह की आप जो रिपोर्टिंग करती हैं तो बातें जो हैं वो सामने आती हैं? देखिए, महिला और बच्चों के मामले में बात करूं तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और कई मतलब जो जिसको कहना चाहिए कि ज़मीनी लेवल पे बहुत सारे समस्याएं हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो अभी एक मैंने कभी रिसेंट में एक स्टोरी की थी, एक लेडी हैं जो विनीता सिंह, एडवोकेट भी हैं वो एक फ्लाईओवर के नीचे एक स्कूल चलाती हैं। उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ गई तो बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि आकर के पूछता तो हर कोई है कि तुम स्कूल जाते हो क्या, लेकिन पढ़ाने कोई नहीं आता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये सच में दिल को छू जाती हैं। महिलाओं की भी बात करूं तो महिलाएं कहीं ना कहीं अभी भी मतलब घर से निकलने में संकोच करती हैं, अपने डिसीजन लेने में संकोच करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हर दिन देख रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं। खास करके अभी कोविड के बाद से बच्चों के मामलों में मैंने ये देखा है कि मोबाइल के आने के बाद में बच्चों से जुड़ी समस्याएं एक अलग लेवल पे चली गई हैं। मतलब उनके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटल इश्यूज़ भी बहुत बढ़ गए हैं, अग्रेसिव हो गए हैं बच्चे। तो ये चीज़ें मतलब कई सारी सामने आती हैं, और जब इन पे स्टोरी करते हैं तो कई बार कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक स्टोरी का जिक्र करना चाहूँगी कि एक संस्था है, मुस्कान संस्था, उन्होंने 3 बच्चियों को रेस्क्यू किया था, और रेस्क्यू करने के बाद में फिर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की, लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो फिर से वो पन्नी बीनने के काम में चली गई। और उसमें से जो एक बच्ची है उसके पूरा मतलब पाँव में ऐसा घाव बना हुआ था, और उसके माँ बाप उसकी कोई केयर करने के लिए तैयार नहीं थे। जब हम लोगों की मदद से जब मुझे जानकारी मिली, और फिर उस वक्त की जो बाल कल्याण समिति थी, तो उनसे बात हुई और उन लोगों ने बच्ची को रेस्क्यू किया और अपने पास लेकर के आए। तो उन पे तो हुआ ही हुआ अटैक, मेरे ऊपर भी अटैक हुआ मतलब एक पत्थरबाजी हुई, क्योंकि वो जो पूरा पारदी समाज है वो मतलब एकदम से वो हो गए, थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए। उनको लगा कि उनके बच्चे को कहीं ले करके जा रहे हैं हम, उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से सबने मिल करके उनको समझाया, तब जा करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। ओके अब हम बात करते हैं, चूँकि अब आप लगभग 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रही हैं, तो शुरुआती दौर से और आज तक के दौर की अगर हम बात करें तो पत्रकारिता में किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं? सर, बदलाव तो क्योंकि नए हर दिन नए मीडियम्स आ रहे हैं। जैसे कि जब हमने शुरू किया था उस वक्त एक सिर्फ मेल का सिस्टम होता था, है ना। तो कहीं जैसे खबरें हैं या वो हैं, वो एक ही सोर्स होता था कि मेल के थ्रू कहीं से मिल जाएगी या प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू मिलेगी। पर मतलब वही प्रेस विज्ञप्ति भी कई बार आप तक उतना नहीं पहुंच पाती थी, या ऑफिस में कहीं आई तो कहाँ गायब हो गई आपको पता नहीं चला, इस तरह से चीज़ें हो जाती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले से जर्नलिज्म थोड़ा उस वे में इजी हो गया है, क्योंकि चीज़ें बड़ी आसानी से तेज़ी से आ जाती हैं। और मतलब कहीं जैसे आपको कोई जानकारी किसी को पहुंचानी भी है तो आप कहीं पर भी बैठ के पहुंचा सकते हो। पहले ये हो जाता था कि जैसे कोविड के दौर में मैं बात करूं कि वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, तो उससे कई सारे पत्रकारों को सुविधा मिली कि भाई कम से कम आप ये है कि घर बैठे भी आप कोई सूचना है तो वो दे सकते हो। पहले ये संभव नहीं था।
तो एक तो मुझे ये लगता है कि आप बात कर रही हैं संचार क्रांति की, खासतौर से जो टेक्नोलॉजी आई है, जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इंटरनेट आपका पहले से बेहतर हो गया है जी। तो ये एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ ही एक दुष्परिणाम भी है कि कंपटीशन दुगुना तिगुना हो गया है, डिजिटल से कंपटीशन है। और पहले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही कि जिसमें टीआरपी का बहुत बड़ा खेल है। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि प्लस माइनस दोनों ही, मतलब और मुझे लगता है कि बदलाव आते रहना चाहिए, और बदलाव ताकि लोग दौड़ लगाते रहें, बिल्कुल है ना। जब तक बदलाव नहीं होता नई ऊर्जा नहीं मिलती, तो इसलिए मुझे लगता है कि बदलाव अच्छी चीज़ है जी। तो जो आप बोल रहे हैं कि नए नए माध्यम आ रहे हैं, तो उससे प्रिंट मीडिया को किस तरह की चुनौती आप देख रही हैं? प्रिंट मीडिया को लेकर के, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से हैं इसलिए ये क्वेश्चन बनता है आपसे। जी जी। देखिए सर, चुनौती तो है, चुनौती सबसे बड़ी यही है कि क्या होता है कि एक क्लिक पे जब आपके पास में न्यूज़ होती है, तो फिर कई बार आदमी ये सोचता है कि हम न्यूज़पेपर के लिए पैसा क्यों खर्च करें, या जो आज घटना घट गई वो आपको व्हाट्सएप पर मिल चुकी है, तो मिल चुकी है, नेक्स्ट डे क्यों। तो ये एक चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको सुबह की चाय की तरह ही सुबह के अखबार का इंतज़ार होता है। जो 15 अगस्त की एक दिन की छुट्टी होती है और 16 अगस्त को अखबार नहीं आता है, तो उनकी लाइफ में कुछ सुनापन रह जाता है। तो मैं आज भी ये मानती हूँ कि अखबार का अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता जी। लेकिन यंगस्टर्स कट रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जो यूथ है वो अभी भी जुड़ नहीं पा रहा है अखबारों से, और आप जिनकी बात कर रही हैं, जो लोग आदी हैं वो 45 प्लस के लोग ज़्यादा हैं, 40 प्लस के लोग ज़्यादा हैं, जिनने अखबार को हमेशा से अपने जीवन में लेके रखा हुआ था। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको कैसे आप अखबार की तरफ मोड़ सकते हैं? सर, फिर भी मुझे भी उनके लिए भी लगता है कि आज भी मतलब भले आप डिजिटल की बात कर लें या बात कर लें आप व्हाट्सएप पे जो सूचनाएं आ जाती हैं, ये जहाँ पर बात आती है कि किसी चीज़ की सत्यता पर रखनी है, तो वहाँ पर यंगस्टर भी अखबार पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर उनको किसी जॉब के इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल पुख्ता जानकारी चाहिए होगी, तो वो अखबार में ही ढूंढेंगे कि भैया अखबार में इसके बारे में कुछ आया है क्या, या इसके बारे में कोई जानकारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्वसनीयता के मामले में अभी भी लोग अखबार पे भरोसा करते हैं। जी जी। और एक प्रश्न ये आ रहा है कि चूँकि आप नहीं 20 साल तो बिता दिए हैं पत्रकारिता में, लेकिन शुरुआत आपने कहीं नवोदय में की थी जी। तो हमारे दर्शक अक्सर ये पूछते हैं कि साहब अगर पत्रकार ना होते तो क्या होते? तो डेफिनेटली मैं टीचर होती। मेरी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और मैं इसके लिए बहुत प्राउड हूँ। और मैं डेफिनेटली उसमें होती। 2 रीज़न्स थे। एक तो मैंने आपको बताया कि सिस्टर की वजह से मैं इस तरफ आ गई, और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि उस वक्त एक आम धारणा थी, क्योंकि मैं अलीराजपुर जो मतलब वो पूरा ट्राइबल एरिया है, तो उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ उस वक्त तो और बहुत पिछड़ा हुआ था। अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो काफ़ी प्रगति कर ली है, पर तब यही बात होती थी कि अगर लड़की है तो वो टीचिंग ही कर सकती है और कुछ कर नहीं सकती है। तो ऐसा एक कुछ इंसिडेंट भी हुआ था जहाँ मुझे ये चीज़ कही गई थी कि तुम्हें क्या करना है, तुम आगे टीचिंग ही करोगी ज़्यादा से ज़्यादा या शादी कर लोगी। तो वो कहीं एक मन में था कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि कुछ और करने का मौका मिले, तो शायद ये भी वजह रही मेरे जर्नलिज्म में आने की। जी। तो चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आपके काफ़ी सारे कामों को समाज में और काफ़ी सारी संस्थाओं ने उसको मतलब कहना चाहिए रिकॉग्नाइज़ किया है, और काफ़ी सारे आपको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से कुछ जो आपके प्रमुख अवार्ड्स हैं उनके बारे में चर्चा करें। हाँ जी, अवार्ड्स तो खैर कई सारे मिले हैं, और कुछ ऐसा भी कहना चाहिए कि कुछ अवार्ड्स इस तरीके से मिलते हैं प्रशंसा के रूप में, तो उसका भी जिक्र करना चाहूँगी कि दैनिक जागरण में रहते हुए मेरा एक कॉलम आता था बेटर हाफ, जो महिला मुद्दों पर था, तो उसे लेकर के बहुत ही अच्छा रिस्पांस उस दौरान मतलब मुझे मिला। उस वक्त एक चिट्ठियों का दौर भी होता था, तो लेटर टू एडिटर उस वक्त चलते थे, तो चिट्ठियाँ आती थी उस कॉलम के लिए, लोग सजेस्ट करते थे कि आप इस सब्जेक्ट पे लिखें। तो वो शायद शुरुआती दौर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके अलावा जब स्मृति ईरानी जी एक्ट्रेस थी उस वक्त, वो राजनीति में नहीं थी, वो भोपाल आई थी और मैंने उनका इंटरव्यू किया था। वो मेरे इंटरव्यू लेने से इतना इम्प्रेस हुई थी कि उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे वो उन्होंने कहा कि मैं हमीदिया हॉस्पिटल जा रही हूँ मरीजों को देखने के लिए, क्या आप मेरे साथ चलेंगी मेरी गाड़ी में?
तो इतने पत्रकारों में से उन्होंने मुझे चुना और वो मेरा सेकंड ही इंटरव्यू था लाइफ का, मतलब उस वक्त बिल्कुल मेरी शुरुआत थी, तो वो भी मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा 2017 में मुझे साइंस फेस्ट चेन्नई में बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड दिया गया था। वो एक बड़ा माइलस्टोन था। अभी हाल ही में माधवराव सप्रे संग्रहालय से जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी सम्मान मुझे हासिल हुआ है। इसके अलावा जो माही भजनी जी हैं, उनकी संस्था है साक्षरता के ऊपर वो काम करती हैं, उन्होंने वुमेन्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया है। इंदौर में शक्ति अवार्ड मुझे दिया गया बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए जी। तो लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी है, मुझे खुद याद करना पड़ेगा जी। तो चलते चलते हम जानना चाहेंगे, ख़ास तौर से जो युवा पत्रकार हैं या जो आने वाले समय में पढ़ाई करके पत्रकारिता की और पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक हैं, क्या संदेश होगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि पत्रकारिता, जैसे कि मैंने कहा कि अब पहले से उस लिहाज से इजी हो गई है कि आपके पास में संचार माध्यम है, पर साथ ही वही स्ट्रगल है कि आपको हर वक्त खुद को अपडेट करते रहने की ज़रूरत है। यदि आप अपडेट नहीं हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक तो एक जर्नलिस्ट को हमेशा मतलब खास करके अपना जो उनका बीट है और अपनी जो सराउंडिंग्स है उसके लिए ज़रूर हमेशा अपडेट रहना चाहिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि अच्छा लिखने के साथ साथ उन्हें अच्छा श्रोता भी होना चाहिए और अच्छा ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार कहीं सड़क पर चलते चलते आपको एक चीज़ नज़र आएगी और उससे भी आप एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए वही है कि आप में वो नज़र होनी चाहिए। तो मुझे लगता है, कहा जाता है पत्रकारों के लिए कि आँख नाक कान हमेशा खुले हुए होने चाहिए उनके। बिल्कुल, कौन से मोड़ पर आपको कौन सी स्टोरी मिल जाएगी, यू नेवर नो, और वो स्टोरी कितनी बड़ी बन सकती है उसके बारे में भी नहीं कह सकते आप जी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में आ रहे हैं तो इसके लिए तैयार होके आइए और वक्त को मत देखिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जो 24 घंटे मांगती है। अक्सर यही होता है कि लोग उसको 10 से 5 से जोड़ लेते हैं कि सब हमारे ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए, अब उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन पत्रकार जो है वो 24 घंटे काम पर होता है और उसकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। तो पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत आनंद आया और बहुत सारी लर्निंग्स आपके बारे में हुई, जो कई तथ्य ऐसे थे जो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानने के बावजूद नहीं जानता था, लेकिन आज इंटरव्यू में आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी जिससे मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ जी। तो अच्छा लगा। आपसे कोशिश करेंगे कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए और जो मुद्दे हैं, इसके अलावा पत्रकारिता से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, उनको हम आने वाले एपिसोड्स में आपसे चर्चा करके लोगों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।